इन्होंने इतने जजेस अपने एजुकेशन से दे दिए हैं कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो हमारे पार्टी मेंबर है। तो और आज के दूसरे वक्ता मेरे बड़े भाई पूर्व बीएससी पूर्व अध्यक्ष श्री अनिल कुमार तोमर जी, जो लगातार डिफेंस की वकालत शुरू की, उन्होंने डिफेंस की वकालत से जो प्रोसिक्यूशन में आया और काफी काम कमाया हुआ, बहुत पहले रिजेक्ट कराई हमारी तो और करवाई थी, नहीं कहा जा सकता, पर आप वो डिफेंस की साइड से दोबारा वकालत कर रहे हैं तो हमारे प्रमुखता है। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए श्री पवित्र नाथ जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और एंटिसिपेटरी बिल के बारे में सभी अधिवक्ताओं को अवगत कराएं। एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, सभी लोग अपने फोन साइलेंट पे डालें प्लीज, क्योंकि जब कोई भी बात बताई जाए तो आपका कंसंट्रेशन से बात को होना चाहिए और फोन साइलेंट पे हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। मैं एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन देता हूं तो मेरी इच्छा ये होती है कि न्यायालय मेरी एंटिसिपेटरी बेल को स्वीकार न करे तो कम से कम आज एप्लीकेशन लिए तो इंट्रीम बेल तो दे दे। उसके संदर्भ में हमें जो एंटिसिपेटरी बेल और इंट्रीम बेल के प्रावधान हैं उनके पीछे के जूरिस्प्रूडेंस को समझना होगा। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से निकलता है और हम सभी ने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है, लोग के समय को पढ़ाइए, जो कंपटीशन देते हैं वो तो पढ़ते ही हैं। उसके अंतर्गत एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत कहा गया है नॉर्मेटिव साइंस, कैल्सन की थ्योरी है चल रहा है जिसे नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं। एक मान अपने बड़े मान से शक्ति प्राप्त करता है। तो मेरा अपना मानना है कि जो हमारा एंटिसिपेटरी बेल का प्रावधान हमारी सीआरपीसी में इनकॉर्पोरेट किया गया, उसका उद्देश्य हमारे उस ग्रैंड नॉर्म से निकलता है जो हमारा संविधान है और संविधान के भी स्पेसिफिक बाउंड्री। जी डॉक्टर आपका जिस तरह का आपका सम्मान है उस हिसाब से डॉक्टर ओपी शर्मा जी हमारे बीच में हैं और निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है क्रिमिनल मैटर में मुझे अनावश्यक हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है। मैंने पहले बता दिया कि इसी तरह से जो सूर्य को दीपक जलाना दिखाना, लेकिन शायद मेरी कुछ ज्ञान वृद्धि होगी, मुझको कोई कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों के सामने बोल करके मैं मानता हूँ। बिल्कुल ये इसी तरह का है। अनिल जी को मेरे साथ जोड़ने का मतलब ये है, बिल्कुल इस तरह का है जब नए बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं ना तो एक ट्रेन व्यक्ति जो साइकिल जानता है तो उसके पीछे रखते हैं। ये मेरे प्रति प्यार है इस बार का, सही बात ये है। कहीं अगर मैं थोड़ा इधर गिरता हूँ कुछ होता है तो अनिल जी को मेरे साथ लगा है क्योंकि प्रैक्टिकली वो इस संबंध में बहुत साउंड है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ विधि के क्षेत्र में जो भी स्थिति है। मेरा सिंपल कहना यह है, वहीं से मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ग्रैंड नॉर्म जो हमारा है संविधान में ऑल द देयर इज द वी द पीपल ऑफ इंडिया। मेरी जो स्पीच होगी वो हिंदी इंग्लिश मिक्स होगी, ना तो पूरा इंग्लिश में कहूंगा ना हिंदी में, क्योंकि हमें समझना है। और पेरिस के लिए मैंने एक निवेदन किया है, ये आपके पास पेपर पहुंच जाएंगे। अगर कोई क्वेरी हो तो मेरे पास लिख करके भेज देना क्वेश्चन के साथ, जिससे कि इस तरह से स्थिति ना हो। और क्वेश्चन जी हमारे बीच मेरे मार्केट सेक्रेटरी मौजूद है, फिर वो मंच पर आके प्रस्थान करते हैं। अमित जी आपका स्वागत है। हमारे सेक्रेटरी महोदय से किन्हीं के माध्यम से विभाग है, जिससे क्वेश्चन अगर किन्हीं के हो अपना नाम लिख करके मेरे पास भेज दे, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आंसर दे सकूं अपनी संक्षिप्त बुद्धि से जो भी हो। यहाँ में आ रहा था ग्रैंड नॉर्म। It's correct that the we the people of India is the grand norm in our constitution. But when we talk in respect to the we the people of India, where is that in CRPC?
I found that this anticipatory bail, provision of anticipatory bail is only for the benefit of that we the people of India. It means whenever we are moving an application for anticipatory bail, it's necessary to consider this particular thing, and further we can say that Article 21, that is the most important article for a human being, because it provides a right for not only to life, but a life with dignity. A person who has not committed any offense and an allegation has been imposed against him, and he considered there are some reasonable ground. यहाँ दो शब्द लिखे हैं जो हमारी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन है, उसमें लिखा एप्रीहेंशन। कई बार हम गलती क्या करते हैं, एप्लीकेशन में एप्रीहेंशन लिखते हैं और हमारे विद्वान न्यायाधीश महोदय एकदम पूछते हैं एप्रीहेंशन के आधार पर तो आपको बेल नहीं मिल सकती। हम ये समझते हैं हमारी बेल का विरोध है, जज साहब क्यों कर रहे हैं? We should write down not the apprehension, but there are sufficient reasonable ground for getting the anticipatory bail. That is the first thing which we have to write down in our applications. क्योंकि प्रोविजन में रीजनेबल ग्राउंड लिखा है, इसके साथ ये भी लिखना जरूरी है कि रीजनेबल ग्राउंड क्या है। यहां मैं बताना चाहूंगा, कैल्सन से शुरू करके हम कहते हैं कि आर्टिकल 21 में कैल्सन का ही कहना है, हालांकि कैल्सन के समय होना हो, कैल्सन ने कहा दैट इज द ग्रैंड नॉर्म फ्रॉम विच the power of anticipatory bail is derived. It is to protect the right of a person, life of a person. यदि एक व्यक्ति को किसी आधार पर संदेह पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, what will be about his dignity? As a lawyer community, we have to consider that thing. As a judicial side also, we should consider about the dignity. We are to protect the dignity of that person. If our judicial system fails to protect the dignity of a person, certainly it is the worst thing for us, because we are coming here only for this debate to discuss the problem of the people in respect, in the light of our constitution as well as in our CRPC. Here we can consider Honorable Supreme Court has delivered several judgments since the very beginning, considering Article 21 as the gist of anticipatory bail provided in CRPC. In this respect, हालांकि मैंने कोशिश की है कि सबके पास पेपर पहुंच जाए, सब लोग तक पहुंच गए होंगे, जिससे कि जब आप निकल करके जाए तो आपके हाथ में कुछ हो बाद में देखने के लिए। यहाँ सबसे पहला मैं कहना चाहूंगा, मोतीराम वर्सेस, सब जानते हैं, अधिकतर इस केस को जानते हैं, पुराना है इसलिए पहले साइटेशन भी लिखी है, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। जस्टिस कृष्णा अय्यर, सब जानते हैं, कृष्णा अय्यर ने इसके संदर्भ में एक ही चीज कही, बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। और ये कहां से निकला है संदेश? आर्टिकल 21 से, बिकॉज वी हैव टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन अंडर आर्टिकल 21, that is the mandate of the Constitution, that is the fundamental right of a person provided in Article 21. If we are fails to protect that liberty, certainly it is the failure of the entire system. Whenever we are talking in respect to providing the anticipatory bail, this thing should be in our mind. इसके साथ केवल इतना ही नहीं, हालांकि 2016 में और उसके साथ साथ अन्य चीजों के साथ एक और केस आया, उसमें देना चाहूंगा कि शुरुआत है, और शुरुआत हम कह सकते हैं 2016 वॉल्यूम 1 एफसीसी लिखा हुआ आपके पास, विपिन भाई शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, शाह है, विपिन भाई शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें कोरिलेशन बताया आर्टिकल 21 के मैंडेट का विद एंटीसिपेटरी बेल। क्योंकि मैं एकेडमिक चीजें देना चाह रहा हूं, और ये जो लोग, जो बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं, जो एडवोकेट और उनके एचएस बीसीएस जेगा दे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी चीज है। यदि आप विशेष रूप से एचएस के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ ये जरूरी है कि जिस्ट क्या है हमारे किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, दैट हैज टू बी राइट डाउन इन आवर आंसर। तो मैं समझता हूं ये फ्रूटफुल होनी चाहिए, ना केवल एडवोकेट के लिए, इवन टू
those students who are going to compete the competition for IJS and PCS. यहाँ पर इस केस में जो दिया गया बहुत ही लैंडमार्क है अपने आप में, इसलिए लैंडमार्क है कि किसी भी व्यक्ति को उसके राइट और टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से विदाउट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय और डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। और इस मैंडेट के साथ यहाँ कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एनालाइज एंड इंटरप्रेट the law relating to anticipatory bail in the light of fundamental right provided under Article 21 of the Indian Constitution in the case of ये case का नाम आया which held that provisions of anticipatory bail is conceptually under Article 21 of the Constitution which is concerned with the personal liberty of an individual। जो मैंने कहा उसे मैं समर्थित कर रहा हूं इस केस के साथ। 2016 का केस है। मेरा कहना है कि एंटीसिपेटरी बेल के पीछे जो मेन भावना है वो आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करने की है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 21 थ्रू सेक्शन 438। देयर इज द कोरिलेशन बिटवीन 438 सीआरपीसी विद आर्टिकल 21 एज आई थिंक, इट्स माय ओन ओपिनियन एंड दिस ओपिनियन inflict also in this particular judgment. That is the first thing which we have to consider। यहाँ थोड़ा सा मैं देना चाहूंगा एंटीसिपेटरी बेल के संदर्भ में। अल्टीमेट गोल जो एंटीसिपेटरी बेल का है वो क्या है, यह प्रश्न आता है। क्यों प्रावधान किया है? हमें एप्लीकेशन देने से पहले, कोई भी आदेश करने से पहले ये जरूर सोचना है व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। The ultimate goal is only to protect the personal liberty and dignified life of a person, not the citizen but the person. It also includes the accused also. It also includes all other persons also. Here we are considering further anticipatory bail के संदर्भ में आप सभी जानते हैं यहाँ जो विश्वास करने का कारण रखता है प्रोविजन में लिखा है साहब, जो मैंने अभी बताया। हमें एप्लीकेशन में रीजन टू बिलीव लिखना है, एप्रीहेंशन नहीं लिखना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एप्रीहेंशन, मेरे मन का भय हो सकता है, विदाउट एनी ग्राउंड हो सकता है। तो यदि हम एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन देते हैं, इट इज नेसेसरी दैट वी शुड राइट डाउन इन दैट एप्लीकेशन दैट रीजन टू बिलीव। देयर इज सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन एक्विजिशन ऑफ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये अपने आप बता रहे कौन कौन सी चीजें इसमें जरूरी है, इसमें बहुत समय नहीं दूंगा मैं। अपराध की प्रकृति का गंभीरता को देखना है। अब ये चीज जो आ रही है इसमें हमें एप्लीकेशन में भी निकालना चाहिए, मेरा मानना यह है। हालांकि मैं अपने बड़े भाई के कार्य क्षेत्र में इंटरफियर कर रहा हूं, लेकिन सिंपल स्थिति है कि एप्लीकेशन में हम ये जरूर लिखें कि अपराध की प्रकृति कैसी है। और ये दोनों तरफ देखते हैं, एप्लीकेशन देते समय भी और जजमेंट देते समय भी। एंटीसिपेटरी बेल पर यदि हम जजमेंट देते हैं जज के रूप में, तो इट इज नेसेसरी टू कंसीडर These are the points। और एक रुचिकर बहुत गजब की चीज बताऊंगा, लेजिस्लेशन में नया जो 1 जुलाई से शुरू हो रहा है उसमें 482 482 सेक्शन को इसके लिए रखा है। और आप आश्चर्य करेंगे उसमें ये क्राइटेरिया साफ कर दिए। गजब की चीज कहना, इसका मतलब इसके स्कोप को बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं एडवोकेट और जजेस केवल इन कॉन्सेप्ट पर ही एप्लीकेशन स्वीकार या रिजेक्ट ना करें, उसकी अन्य परिस्थितियों को देखते हुए स्वीकार और रिजेक्ट करें। ये गजब आगे मैंने इसके लास्ट में दिया है, लेकिन यहां बता दूं कौन कौन से आधार है संक्षेप में। अपराध की प्रकृति व गंभीरता देखनी है, पूर्व सजायाफ्ता तो नहीं रहा, जेल में तो नहीं है, किसी नॉन अवेलेबल कॉग्निजेबल वाले मामलों में। और इसके अलावा ऐसा तो नहीं है कि उसकी इस तरह की प्रवृत्ति रही हो, पिछला रिपोर्ट देख करके देख सकते हैं कि वो फरार तो नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसके खिलाफ 82-83 की कार्रवाई तो नहीं चल रही है। अगर करिए तो रिजेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि तय है अगर जिसकी प्रवृत्ति इस तरह की वो भागेगा फिर। तो उस स्थिति के लिए हम देखते हैं ये बैलेंस रखे गए हैं, वेयर द एक्विजिशन हैज बीन मेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंजरिंग और ह्यूमिलिएटिंग द एप्लीकेंट having him to arrest। और इन सब से महत्वपूर्ण चीजें नीचे दी गई है इसी प्रावधान में, या तो तुरंत एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, शैल है, मैंडेट है, या फिर यदि कि आपने 4 दिन की डेट लगाई और एप्लीकेशन पेंडिंग है, फिर यदि
भी मैंडेट है, अगर एप्लीकेशन पेंडिंग है तो इंटरिम बेल देनी होगी, क्योंकि हम सभी आबद्ध हैं विधि से, रूल ऑफ लॉ से। हमारा देश चलता है रूल ऑफ लॉ से। मेरा अगर कोई निर्णय आना है, मेरा कोई मत बनना है, तो वो रूल ऑफ लॉ के आधार पर बनना है। तो दैट इज द मैंडेट ऑफ द लेजिस्लेशन। यहां दिया है इसमें, आइदर रिजेक्ट द एप्लीकेशन, बिल्कुल उसके शब्द में जो बता रहा हूं, आइदर रिजेक्ट द एप्लीकेशन फोर्थविथ साथ में, या तो तुरंत एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे, या इश्यू एन इंटरिम ऑर्डर, ये शैल है, इश्यू एन इंटरिम ऑर्डर फॉर द ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। जो डायस पर बैठे हैं वो सोच सकते हैं भैया ये फायदा तो क्या होगा, उसके बारे में अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो उसी समय रिजेक्ट कर दें, ये तो भाग जाएगा भैया, उसी समय रिजेक्ट कर दो। यदि आप उसे कंसिडरेशन के लिए रखते हैं तो इसका मतलब आप इस चीज से सहमत हैं कुछ हद तक कि ना तो वो सजा आपका है, ना ही जो है आपराधिक प्रवृत्ति का है, गंभीर अपराध भी नहीं किए हैं। तो ऐसी स्थिति में तो यदि ये पाए जाते हैं तो तुरंत रिजेक्ट कर दो, अगर रिजेक्ट नहीं करना है तो उसे लटका होगा, तो उसे एंटिसिपेटरी बेल दे दो। दैट इज द मैंडेट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। और यहां इस तरह से मैं समझता हूं इंटरिम बेल देने की स्थिति में एक और चीज दी गई, इसके साथ रखते हुए ये नई बात, एक आश्चर्य की बात है, कोर्ट ने ये भी निकाल दिया, इफ एंटिसिपेटरी बेल इज ग्रांटेड देन इट इज आल्सो द मैंडेट दैट विदिन 7 ईयर, मिनिमम 7 डेज का समय दिया जाएगा डीजीसी को और पुलिस को, एसपी को, उनका पक्ष रखने का अवसर मिनिमम 7 दिन का देना आवश्यक है। अभी है 1 जुलाई से भी रहेगा। इसका मतलब हमारा लेजिस्लेशन क्या चाहता है? व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन? इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन इज टू प्रोटेक्ट आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का प्रभाव दिखाई देता है। दैट इज द थिंग विच वी हैव टू कंसीडर। अब यहां ये तो कहानी हुई हमारी एंटिसिपेटरी बेल की, झगड़ा यूपी में तो तब शुरू हुआ जब ये यहां लागू हुआ 2019 के बाद। 76 की स्थिति वो थी जब 75 इमरजेंसी लगी थी, कोई कमीशन ने रिपोर्ट की 2009 में, लो कमीशन में, और उसने ये यूपी में लागू करना चाहिए। फिर यूपी में एक कमेटी बनी, कमेटी ने कहा कि नहीं, इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। फिर बिल आया, उत्तर प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2018, जैसे 2019 में राष्ट्रपति की सैंक्शन मिली और फिर यहां लागू हुआ। अब लेकिन इसमें भी एक अलग चीज है, वो पता होना बहुत जरूरी है कि हर मामले में जैसा कि सामान्य सेंट्रल एक्ट में है वैसा यूपी के मामले में नहीं है। देयर आर सेवरल ऑफेंसेस व्हिच हैव बीन एक्सक्लूडेड, और वो कौन से हल्का सा मैंने इसमें लिखा है, आप हल्का से देख लेंगे। उत्तर प्रदेश इन फॉलोइंग मैटर्स एंटिसिपेटरी बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये सब है लिखे हुए हैं, मैं नहीं समझता मुझे बताने की जरूरत है, समझ ज्यादा रहेगा। ऑफेंडर्स पनिशेबल विद डेथ किया गया, अंडर डेथ मृत्यु दंड वाले मामलों में नहीं होगा। इसके अलावा एक और चीज आया 2022 में, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो उन चीजों को कहा गया कि इसको नहीं रखना चाहिए। तो ये इस स्थिति में हम कह सकते हैं। अब इम्पैक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल क्या हो? देयर आर सो मेनी verdicts of the Honorable Supreme Court which makes it clear that what is the status in respect to several questions which we have regarding anticipatory bail. शायद इन क्वेश्चन के खत्म होने पर मुझे ऐसा लगता है कोई पर्ची मेरे पास नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन जो मैं देता हूं इम्पैक्ट के लिए, डायरेक्शन टू पुलिस। पहले केस में हेडिंग आप बना सकते हैं, डायरेक्शन टू पुलिस दिया गया और ये कहा गया, केस का नाम इसमें दिया है आरती धर्मन, आरती धर्म वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2005। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पर्सन रिसीव्ड एंटिसिपेटरी बेल, इट इज मैंडेट इन द पुलिस दैट ही विल रिलीज एट वंस। कहीं ना कहीं उसके बाद भी नहीं करा होगा, इस तरह करा होगा। तो पहला तो पुलिस के लिए मैंडेट है कि वो एकदम इसे अगर एंटिसिपेटरी बेल ले लिए तो दे सकते हैं। In the case of MC Abraham and others versus State of Maharashtra 2014 SCC online
SC, if AI is the mandatory to the police to arrest a person, it is, हाँ एक और चीज आती है, वो तो आप बेल दे दी तो छोड़ेंगे मैंडेट, लेकिन अगर बेल रिजेक्ट होगी तो रिजेक्शन का आप कई बार पुलिस लगाती है तो तुम्हारी रिजेक्ट होगी तो पकड़े जाओगे ना. इट इज नॉट द मैंडेट दैट ही विल बी अरेस्टेड एट वंस. इस केस में 2014 में ऐसी क्या गिरफ्तार कर लिया था. इट इज नॉट मैंडेटरी टू पुलिस टू अरेस्ट अ पर्सन मेयरली बिकॉज हिज एंटीसिपेटरी बेल इज रिजेक्टेड. केवल इस आधार पर कि आपकी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो चुकी है, इट इज नॉट द मैंडेट टू अरेस्ट. मतलब इसका उल्टा अर्थ नहीं ले सकती पुलिस. तीसरी चीज इसके साथ आती है, ये लैंडमार्क है. इसे तो सबको पढ़ना चाहिए, पढ़ा होगा, क्योंकि मैं आपको क्या डायरेक्ट कर सकता हूं, आपको पढ़े बहुत विद्वान है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा, विशेष रूप से मैं उन नए एडवोकेट से कहूंगा पढ़ने की रुचि पैदा करने. उन्होंने पढ़ाओ फेमस केस है 2020 का है, सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली. बल्कि डायरेक्शन आया कि सभी कोर्ट्स में इसका दिया गया, सबको सर्कुलर जारी किया जाए. 2020 का लैंडमार्क है और सीधे सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस बेंच के माध्यम से आर्टिकल 21 के साथ इसका इंटरप्रिटेशन किया. और कुछ पॉइंट इसमें 2 पॉइंट पर प्रश्न आए हैं. सबसे पहले 2 क्वेश्चन इसमें डिसाइड किए. पहले मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूं, शायद बहुत से उन क्वेश्चन को लिखना चाह रहा हूं, शायद ना लिखना पड़े. उसके बाद सुशीला वाले में फाइनल हो चुका है. क्या है उसमें? वेदर, पहला क्वेश्चन है, वेदर द प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू द पर्सन अंडर सेक्शन 438 CRPC शुड बी लिमिटेड टू अ फिक्स्ड पीरियड. ये हमेशा झगड़ा रहता है. इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. सो एज टू इनेबल द पर्सन टू सरेंडर बिफोर द ट्रायल कोर्ट एंड सीक रेगुलर बेल. यहां इस प्रकार क्या इसके संदर्भ में कोई फिक्स पीरियड निर्धारित हो सकता है? अग्रिम जमानत के लिए निश्चित समय, बस इस समय तक के लिए, 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए समय आए उस समय तक के लिए. दोनों क्वेश्चन हालांकि कोरिलेटेड है. Whether the life of anticipatory bail should end at the time when the accused is summoned to the court. हालांकि ये तो सब डाउट क्लियर है. मैं नहीं समझता किसी कोर्ट का किसी एडवोकेट के संदर्भ में संदेह होगा. 2020 से ये फॉलो किया जा रहा है. केवल सबमिट करने से क्या एंटीसिपेटरी बेल स्वतः खत्म हो सकती है? नहीं. क्या कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल देते हुए निर्धारित कर सकते हैं कि 6 महीने तक, 4 महीने तक जाकर के बेल लेने? ना, ये भी गलत है. 5 जजेस बेंच है. इसके संदर्भ में दोनों क्वेश्चन का आंसर इस केस में जो दिया है मैं बताना चाहूंगा. न्यायालय द्वारा एंटीसिपेटरी बेल की सीमा निर्धारित की जा सकती है या नहीं, इस संदर्भ में हम देखते हैं. देयर कैन बी नो टाइम लिमिट. There can be no time limit set for the anticipatory bail set by the court. Protection granted to a person under section 348 CRPC should not be limited to a fixed period. It should be used in favor of the accused without any restriction on time. Without any restriction of time. समय के बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के चलता रहेगा और उसके द्वारा यूज किया जाता रहेगा. कोई टाइम पीरियड इसके लिए निर्धारित किया. पहले क्वेश्चन का आंसर ये दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में. दूसरे के अंदर द टर्म ऑफ द एंटीसिपेटरी बेल डज नॉट एंड नॉर्मली एट द टाइम एंड सेज दैट स्टेज व्हेन द accused is summoned in the court or when the charge are framed. Charge frame होने पर भी खत्म नहीं होगा, but can continue till the end of trial court. Court further held that if there is any special circumstances पे ध्यान देना है. अपने क्लाइंट को हम बताना भैया एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, लेकिन पड़ोसी को जाकर के धमकी देने की नहीं मिली. असल बात है ना, वो भी तो उस्ताद होते हैं ना जो बेल ले रहा है. ऐसा ही हो बहुत सलीम है. तो यहाँ क्या है कि हमें बैलेंस बनाना है. अच्छा, थैंक यू. हमें बैलेंस बनाना है क्योंकि हमें तो, हम सेनानी हैं न्याय के. ठीक है, हमारे पास क्लाइंट आया, इसका मतलब नहीं भाई हुक्म प्रूफ हमें उसका जिताना ही है. हमारा काम है लोगों के न्यायालय के सामने रखना. और यदि कोई क्लाइंट एंटीसिपेटरी बेल लेकर के उसका दुरुपयोग करता है तो एज एन एडवोकेट इट इज अवर ड्यूटी टू गो टू द कोर्ट एंड टेल द कोर्ट दैट अरेस्टेड. हालांकि सैद्धांतिक हो सकता है, बहुत ज्यादा कहना मुश्किल हो सकता है,
लेकिन हम अपने क्लाइंट को इस चीज के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रूल ऑफ लॉ बनाए रहना चाहिए। मेन मैंडेट हम उसके सेनानी है, रूल ऑफ लॉ बनाने वाले, ना कि केवल इसलिए कि क्लाइंट ने हमें फीस दी है तो हम उसके सारे उल्टे सीधे काम करते हुए हम क्या बन जाए, कारण बन जाए। गलत और सही काम कर रखना जी। बहुत संक्षेप में मैं जल्दी करूंगा। हाँ, ये क्या है? तो इसके बाद इसमें आ गया नेक्स्ट, इसके साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता संवैधानिक समादेश है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत 2023 में एक बहुत साफ मैंडेट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, गिरफ्तारी प्रत्येक मामले में केवल उन परिस्थिति के मामले में की जानी चाहिए जहां साक्षियों पर दबाव या फरार होने की स्थिति है। ये उसी के संदर्भ में जा रहे हैं। एंटीसिपेटरी बेल मिलते समय न्यायालय को ये देखना है कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि वो गड़बड़ कर रहा है, या बेल मिलने के बाद गड़बड़ है तो मोहम्मद अशरफ आलम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड KIR 2023 सुप्रीम कोर्ट बहुत साफ है। It was held that the importance has been placed by the Constitution, बार-बार Constitution का संदर्भ ये इसलिए दे रहा है कि आर्टिकल 21 on the value of personal liberty, बिल्कुल सही है। Necessary for arrest before filing the charge sheet occurs when the accused custodial investigation or interrogation is essential। ये सब तरह का 41 में क्या आएगा, यानी कि 41 में कह दिया 7 साल से ज्यादा है तो भी एकदम गिरफ्तार नहीं करना। अगर असेंशियल ये है, चार्ज हमें अपनी केस डायरी में लिखना पड़ेगा कि भाई साहब बिना इसके पकड़े, बिना इसकी कस्टडी लिए इन्वेस्टिगेशन संभव नहीं है, जिससे इसका दुरुपयोग ना हो। Arrest before filing the charge sheet, accused investigation or interrogation is essential or in certain cases involving serious offences where the accused possibility of influencing witnesses cannot be। एक तरह समझ लें जो शुरू में हमने दिए थे उन्हीं सब चीजों को रखा है कि विटनेस को इन्फ्लुएंस करता है या इस तरह की चीजें रखता है तो उसको रखा जा सकता है। इसके साथ नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एसेंशियल कंडीशन लिमिटिंग द ऑर्डर ऑफ प्री अरेस्ट बेल। प्री अरेस्ट बेल का मतलब एंटीसिपेटरी से है, कौन कौन सी कंडीशन है जो इसे रोकती है, परिस्थितियां जहां बेल रिफ्यूज की जा सकती है। अब ये प्रोसिक्यूशन के लिए, प्रोसिक्यूशन अपने पक्ष में कह सकता है और न्यायालय इस संदर्भ में सोच सकता है कि दीज आर द ग्राउंड व्हेन इट कैन बी रिजेक्टेड। और इस संदर्भ में हम यहाँ कह सकते हैं गुरु बख्श सिंह पुराना केस है, उसमें इस चीज को रखा था, हमने उसका सीधा है। गुरु बख्श सिंह सिटी आपस स्टेट ऑफ पंजाब लैंडमार्क है, इसे आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ दोनों पक्ष आपके सामने होंगे और ये अभी तक भी लागू है। मुझे डाउट है कि नए कोर्ट के आने के बाद क्या स्थिति होगी। That will be under the interpretation that will be decided by the court in future। उसका इंटरप्रिटेशन जब होगा जब देखेंगे, क्योंकि उसमें से वो सारी कंडीशन निकाल दी गई है नए एक्ट से। तो यहाँ कह सकते हैं कि इस चीज को देखना है और इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफाई द कंडीशन ऑन विच द एप्लीकेशन एंटीसिपेटरी बेल मे बी रिजेक्टेड। वो कंडीशन इसके अंतर्गत तो मैं देख लेंगे तो प्रोसिक्यूशन का काम हो जाएगा। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं whether an application for anticipatory bail remains maintainable even after the filing of the charge sheet on the court। ये भी क्वेश्चन पेपर उठता है कि क्या चार्ज शीट सबमिट कर दी पुलिस ने, उसके बाद भी क्या मेंटेनेबल हो सकते हैं। जब हम एप्लीकेशन लेके जाएंगे हमारे साथी भी हमसे भैया चार्ज शीट आ गई, अब क्या बात है, जाकर बेल करा ले, चार्ज शीट आ गई, नहीं ला रहा हूं मैं बेल ले, कोर्ट भी कह सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को छोड़ कह रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ, अब ये लास्ट का केस आ गया जो तक का लिस्ट है 2024 सौभाग्य भगत वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2024 CRLJ पेज 1042। इसमें अवधारित किया गया कि एप्लीकेशन सीकिंग एंटीसिपेटरी बेल वुड बी मेंटेनेबल इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्ज शीट इन द कोर्ट। अब क्या परिस्थिति में सारी तो लिख नहीं सकते हो,
केस को पढ़ेंगे तो और स्पष्ट होगा, लेकिन इंडिकेशन हम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बस लास्ट में करूंगा, बहुत लंबा समय हो गया आप लोगों को, जो है बंद करेगा। बस यहाँ तुलनात्मक अध्ययन और देखना, ये बस मैंने एकेडमिक किया है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस क्रिमिनल में नहीं है और मोस्टली उसके संबंध में मेरे बड़े भाई हैं नहीं पहली आप हाँ, तो यहाँ कंपैरिजन, अब कंपैरेटिव प्रोविजन ये देखने इसलिए जरूरी है कि जुलाई में अचानक 1 जुलाई से नया एक्ट लागू हो रहा है और नया एक्ट लागू होने की स्थिति में नया एक्ट लागू होने की स्थिति में क्या पोजीशन होगी, बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा। नई विधि की तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। देखिए 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 482 जो तक हमारा हाई कोर्ट की पावर इन्होंने यहाँ छीन ली का मतलब इनहेरेंट पावर दी गई थी, उस इनहेरेंट पावर का यहाँ बना दिया एडमिनिस्ट्रेटिव डे। और 482 वन के अंतर्गत एक गजब की चीज है कि उसमें प्रोविजन तो दिया है, लेकिन इसके साथ साथ जो 4 कंडीशन थी वो साफ कर दी। मेरा मानना यह है कि लेजिस्लेशन की इंटेंशन यह है कि केवल इन 4 कंडीशन को नहीं देखना है। अब यहाँ एक तरह से हम खुश हो रहे हैं कि वकीलों के लिए छूट कर दी नहीं देखना, ऐसा नहीं है। यह न्यायालय के लिए है कि ऐसी अन्य परिस्थितियों को भी देख सकता है। कई वकील ये ना कहीं बस ये 4 को देख ली, मेरा अपना इंटरप्रिटेशन ये है। अब मैंने समझता है सही है गलत है क्या है, सुप्रीम कोर्ट तक करेगा जब देखेंगे। तो यहाँ कह सकते हैं corresponding provision in BNSS are contained in 482 और 482 वन के अंतर्गत क्लोज 1 से 4 तक ओमिट कर दिए। 1 से 4 सर क्लोज 1 उसके जो थे 1 से 4 में कंडीशन थी, फिर बताने की जरूरत नहीं है। 482 क्लोज 1 provides the court may if it is think fit प्लीज बात ना करें, महत्वपूर्ण चीज है। थोड़ी देर बाद खूब बात करना, पूरा समय रहेगा। ये समझ लो आप क्लास में बैठे 10वीं क्लास में आ गए, जब आप छात्र के रूप में पढ़ेंगे तो फिर शांत रहेंगे, लेकिन अगर मन में आ गया हम तो वकील है सब जानते हैं तो फिर सब जानते हैं। तो ये हम इसके अंतर्गत देखते हैं, इसे देख लें। ओमिक्स कर दिया। दूसरे के अंतर्गत provides the court may, if it think fit, direct that in the event of such arrest, he shall be released on bail. Provides that court may, if it thinks fit, केवल इतना कर दिया इसके अंतर्गत 482 और जेल दे सकते हैं। एक और ओमिक्स की है चीजें, 2-3 ओमिक्स की हैं, वो बता रहा हूँ। प्रोविजन टू सेक्शन, बिना बात करे ले लें क्योंकि मैनिफेस्टो वो पढ़ने में। Provision to section 48 clause 1 CRPC providing that where the High Court, प्लीज इस पर ध्यान दें, महत्वपूर्ण है। निकल गया तो 1 जुलाई के बाद फिर पूछोगे क्या हो गया है, आपके फेवर की चीज है। Provided that where the High Court or as the case may be, the Court of Session has not passed any interim order under this subsection or has rejected the application for grant of anticipatory bail, it shall be open to an officer in charge of the police station to arrest। ये पहला प्रावधान है 438 वाला। इसका भ्रम पैदा हुआ और ये कहा कि अगर रिजेक्ट हो गई है तो पुलिस पकड़ने पहुंचने लगेगा। इस भ्रम को दूर करने के लिए कहा दिस एंटायर प्रोविजन इज डिलीटेड। मतलब यदि कोर्ट ने हमारी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी है तो पहला जो प्रावधान था कि पुलिस को अधिकार होगा कि वो अरेस्ट कर सकती है, ये डिलीट है, जिससे कि पुलिस इसका मिस इंटरप्रिटेशन करके किसी व्यक्ति को तंग ना करे। दैट इज द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन। अगेन इट इज टू फुलफिल द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 20। नेक्स्ट चीज, इंटरिम बेल देने पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर व एसपी को 7 दिन का नोटिस देने की व्यवस्था हमने देखी थी। नए कोड में 1A को निकाल दिया गया, 438 1A नहीं है। मतलब अगर हमने एंटीसिपेटरी बेल इंटरिम बेल दी है तो उस स्थिति में
कोर्ट के लिए मैंडेट नहीं है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 7 दिन का नोटिस दे, लेकिन मेरा मानना है न्याय की दृष्टि से, क्योंकि आर्टिकल 21 में भी न्याय नहीं छिपा है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के लिए मेनका गांधी ने कहा नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत, इट मींस प्रोसिक्यूशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी वेरीफाइड, although it is not, it has been deleted in new court, मैंडेट नहीं है लेकिन डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कर सकता है, कोर्ट का करेंगे। नेक्स्ट चीज इसमें है सबसेक्शन 1B, ये भी लिख कर दिया 438 का, प्रोवाइड्स दैट द प्रेजेंस ऑफ द, हाँ एक बीच में काफी चला था, बाद में क्या हो गया कि उसकी प्रेजेंस जरूरी है एक्चुअली। कई एप्लीकेशन हाईकोर्ट में नीचे तो इस आधार पर कि भैया वो कहा है, वो तो फरार है, तुम एप्लीकेशन लेकर के आ गए ना, ये डिलीट कर दिया। ये सीआरपीसी में प्रावधान है, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन दैट द प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट सीकिंग एंटीसिपेटरी बेल shall be obligatory at the time of final hearing of the application and passing the final order by the court upon the application made to it by the public prosecutor. The court considers such presence necessary in the interest of justice is now deleted. जो मैंने अब ये पढ़ा, ये नए वाले कोड में नहीं मिलेगा, 1 जुलाई से दिखाई बांट सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से मैं समझता हूं कि प्रयास किया गया चीजें रखने का, डिस्क्लेमर बाद में दे रहा हूं। और वो भी ये रिश्वत के ऊपर आपको कुछ बातें बताएंगे।